हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद कनौजिया एक बार फिर आपके साथ। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। आरटीएससी एग्ज़ाम में सिलेबस दिया गया है जिसमें हिंदी व्याकरण भी है, और हिंदी व्याकरण में अब आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं तथा वह कितने भागों में रूपों में विभक्त है। तो हम पहले जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा को। तो आज हम बात कर लेते हैं पहले कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले किसी भाषा की उत्पत्ति होगी तभी तो उसका व्याकरण बनेगा। तो हमारी प्राचीनतम भाषा में कई भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश। तो हम देखेंगे कि हिंदी कैसे हुई उत्पन्न। तो हम अपनी प्राचीनतम भाषा संस्कृत को लेते हैं। संस्कृत है हमारी प्राचीनतम भाषा। जिनको पता होगा ठीक, जिनको पता नहीं होगा जान लें। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा रही है जिसमें कई ग्रंथ लिखे गए हैं। कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर भी कहते हैं। इनमें से आप कई लोग जानते भी होंगे। तो संस्कृत से शुद्ध होकर पाली बनी, पाली भाषा बनी, और इससे निकलकर दो भाषाएं बनी। एक बनी अपभ्रंश, दूसरी बनी अवहट। तो संस्कृत से पाली बनी, पाली से अपभ्रंश और अवहट बनी, और इसी अपभ्रंश का शुद्धतम रूप हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा तो आप देखेंगे किसी भी किताब में कि हिंदी और संस्कृत का जो व्याकरण है वो मेल खाता है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत एक ही भाषा है। कहने को एक भाषा है तो नहीं है, पर इसकी उत्पत्ति इसी से हुई है। तो हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या दिया है। किसी प्राणी अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान आदि को हम संज्ञा कहते हैं। कोई वस्तु, जैसे आप मेज, कुर्सी, कुछ भी देख लीजिए। स्थान, पर्वत, पहाड़, मैदान। व्यक्ति यानी इंसान, मनुष्य, इन सबको संज्ञा कहते हैं। तो देखेंगे कि संज्ञा के कितने रूप हैं। तो संज्ञा के हमारे यहाँ पर 3 प्रकार दिए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। यह आधुनिक मान्यता में आते हैं। जो संज्ञा 3 प्रकार की है, आधुनिक मान्यता में आती है। एक और मान्यता है संज्ञा की प्राचीन मान्यता भी है। प्राचीन मान्यता के अंतर्गत संज्ञा 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की। इसमें केवल 2 प्रकार और जुड़ जाएंगे। 3 प्रकार है यहाँ पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। चौथा आ जाएगा आपका समूहवाचक, और 5वां आ जाएगा, आप ही सोच कर बताइए क्या होगा। 5वां होगा द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द में या जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष का बोध हो। कहने का मतलब है कि जैसे किसी का नाम लेने से किसी विशेष का व्यक्ति हो। मान लीजिए अगर व्यक्ति हो, अगर नाम लेकर बुलाया जा रहा है कि मनीष, तो मनीष एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, केवल विशेष व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। उसी तरह स्थान हो गया। मान लीजिए हम कहें फिजिशियन गाय, तो फिजिशियन गाय एक गाय। वैसे ही किसी स्थान का नाम लिया जाए, मान लीजिए आज़ाद पार्क, तो पार्क क्या है, एक ही पार्क है, आज़ाद पार्क। अगर वह कहता है कि पार्क, तो फिर वह बहुत सारे पार्क हो जाएंगे, वो जातिवाचक में आ जाएगा। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नाम अरविंद है, आप कहेंगे अरविंद, तो मैं एक हूँ, यानी कि विशेष मुझ पर बल दिया जा रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ उदाहरण से दिए गए हैं, जैसे समझ लेते हैं।
पहला दिल्ली, दिल्ली एक स्थान, दिल्ली क्या है? एक स्थान, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। चीन एक देश है, हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी, यहाँ है महात्मा गांधी, एक पुरुष, एक पुरुष। अगर कह देता केवल गांधी, केवल गांधी, तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे राजीव गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी इत्यादि इत्यादि। पर यहाँ पर नाम ले रहा है महात्मा गांधी, आदि केवल एक का नाम ले रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद उनका है उदाहरण आपका देख सकते हैं, ताजमहल। ताजमहल एक स्थान है, एक इमारत है, केवल एक इमारत है ताजमहल। अगर इसमें केवल कह देता महल, महल तो बहुत सारे महल आ जाते, पर ये कह रहा है कि ताजमहल, अर्थात किसी विशेष, मैंने कहा था कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वैसे ही है, दिल्ली, चीन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल आदि। तो किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का ही बोध करा रहा, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का, कितनी जाति का, सॉरी, किसी जाति का, पूरी जाति का, क्या दे रहा? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध कराए। पूरी जाति का कहने का मतलब, मान लीजिए मैं कह रहा हूं यहाँ पर गाय, गाय, तो गाय पूरी गाय हो गई। अब फिजिशियन हो गई, फिजिशियन, जर्सी, चितकबरी, देसी इत्यादि कई प्रकार की गाय, यानी कि पूरी गाय, यानी कि पूरी जाति हो गई, जितनी भी गाय जाती है सब हो गई। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर कुछ उदाहरण इसमें भी दिए गए हैं, स्त्री, लड़की, अध्यापक, गाय, हाथी, डाकिया, नदी, पर्वत, समाचार पत्र आदि। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं, स्त्री, स्त्री से मतलब हो गया पूरी नारी जाति, पूरी नारी, कहने का मतलब पूरी औरत जाति, स्त्री से ले लिया यहाँ पर। तो पूरी औरत जाति अर्थात नारी जाति की बात कर रहा, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि पूरी जाति का ही बात कर रहा है यहाँ पर। अगर एक का बात करता है, जैसे कि इसमें लिखा है महात्मा गांधी, तो ये व्यक्तिवाचक हो सकता था, पर नहीं, यह पूरी जाति की बात कर रहा है। और जैसे कि लड़की, यहाँ पर दिया है लड़की, आप देख सकते हैं यहाँ लड़की दिया है, तो जितनी भी लड़कियां हैं, यानी पूरी लड़की जाति, सबकी बात कर रहा है। अगर इस यहाँ पर दे देता नेहा एक लड़की, या नेहा की लड़की, या जो भी दे देता, तो वहाँ पर आपका हो जाता व्यक्तिवाचक। और आगे का है आपका उदाहरण अध्यापक, अध्यापक दे रहा है, तो ये पूरे अध्यापक की बात कर रहा है। आपके समाज में जितने भी अध्यापक हैं, ये सबकी बात कर रहा है, ना कि किसी एक की, ना कि किसी विशेष की। यह भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। और गाय, यहाँ पर गाय है, मैं गाय को आपको समझाया ही, फिजिशियन गाय, चितकबरी गाय इत्यादि कई प्रकार की गाय है, सबकी बात ही कर रहा है। वैसे ही हाथी, जितनी बातियाँ सबकी बात कर रहा है। फिर उसके बाद है डाकिया, जितने भी डाकिया सबकी बात कर रहा है। नदी, पर्वत, समाचार पत्र, आप देख सकते हैं कि नदी भी गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, बहुत सारी हैं। यह पूरी नदियों की बात कर रहा है। अगर यहाँ दिया होता गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, तो एक किसी एक नदी की बात करता, तो यह कहा क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर यह बात कर रहा है केवल नदी की, इसीलिए है जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद है आपका पर्वत। पर्वत भी कई प्रकार के हैं, कई पर्वत हैं, जैसे
हमारा विशेष है माउंट एवरेस्ट। टाइम नहीं है। माउंट एवरेस्ट है, मसूरी है, कई पर्वत हैं। फिर समाचार पत्र हैं, ऐसे कई समाचार पत्र हैं, दैनिक जागरण, साप्ताहिक, कई है समाचार पत्र, उनकी बात कर रहा है। अब आइए हम आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। हमारा तीसरा टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। आप ये समझ गए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अब भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर भी दिया है, जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर दीजिए बचपन, बुढ़ापा, यौवन, सुंदरता, चतुराई, अमीरी, गरीबी, सुंदरता इत्यादि कई दिए हैं। तो हम इसमें से हम कुछ समझा देते हैं। देखिए तो ये बचपन है, तो बचपन आपका क्या हो गया, ये दशा में आ जाएगा। दशा आपका बचपन दशा है, बुढ़ापा जब दशा है, आपका दशा है, यौवन भी दशा है, सुंदरता आ गया आपका गुण में, चतुराई आपकी भाव में आ गया, अमीरी है, गरीबी, ये सब दशा में आ जाएगा, सुंदरता आपके गुण में आ जाएगा। वैसे ही तो जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कई विद्वान ऐसे भी हैं जो संज्ञा को केवल एक ही मानते हैं। जैसे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, ये पटना हिंदी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका मानना है कि संज्ञा केवल एक प्रकार का है। एक और विद्वान है, दूसरे पर डॉक्टर किशोरी लाल किशोरी, इनका भी मानना है कि संज्ञा केवल एक प्रकार की है। पर आजकल आधुनिक युग में पश्चिमी संस्कृति का मानना है कि संज्ञा 3 प्रकार की है, पर इससे अलग है। उनकी संज्ञा है व्यक्तिवाचक, दूसरी है गणनीयवाचक, तीसरा है अगणनीय। जो है डॉक्टर अरविंद कुमार केवल एक ही संज्ञा को मानते हैं। किसको मानते हैं? व्यक्तिवाचक को। इनका कहना है कि संज्ञा केवल एक ही प्रकार है। हम केवल अपनी समझ के लिए, छात्रों को समझाने के लिए तथा इसमें सरलता के लिए संज्ञा को कई रूपों में बांट दिया है। जैसे प्राचीन समय में 5 रूपों में थी, आधुनिक युग में 3 रूपों में है। और इनका मानना है कि एक है, इनका मानना भी है कि एक ही है। पर हमारे विदेशी विद्वान हैं जो, उनका मानना है कि संज्ञा 3 है, पर पहला व्यक्तिवाचक है, दूसरा गणनीयवाचक, तीसरा अगणनीय। संज्ञा आज के लिए आइए आप समझ लेते हैं कुछ और। तो इसके बाद 2 संज्ञा की और बात कर रहा था मैं, समूहवाचक। 16 मिनट समूहवाचक वो कल पढ़ाइए। ठीक है, तो इसके बारे में कल जानेंगे। कल हम देखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का परिवर्तन कैसे होता है। कहने का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक से भाववाचक, और भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे परिवर्तित होती है। इसके बाद हम जानेंगे आगे कि कारक क्या है। सारी चीज़ें हम जानेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए और RTSC से जुड़े रहिए। धन्यवाद।